धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 13 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों पहले ही दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे केमिस्ट्री के। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे, नहीं किए हैं ओके तो आप क्या है प्लेलिस्ट पे सेक्शन पर जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आप प्लेलिस्ट पे जाइए हाफ ईयरली की, वहां केमिस्ट्री की वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्या है आपके क्वेश्चन दिखने वाले हैं, और जो पेपर है इसका कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है क्वेश्चन को तैयार करते जाना है, साथ ही समझते जाइएगा, और सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सेट ए आपका, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे क्या है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन हमारा ये हमको दिया हुआ है, उपसे संयोजी यौगिक से हमें क्या बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, आयनों की संख्या बतानी है हमें। तो ये मैंने आपको क्या है उपसे संयोजी यौगिक वाला जब चैप्टर समझाया तो उसमें आपको बताया था कैसे आपको निकालना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता। तो अभिक्रिया की जो आणविकता का मान कभी भी क्या है 0 नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है याद करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और निकालने के लिए भी 2 नंबर में आ जाता है। तो कैसे निकाला जाता है शुद्ध जल की मोलरता, ये भी आपको सीख कर रखना है, और ऑब्जेक्ट में आपको याद रखना है 55.55 आता है तो 55.6 पर लिख सकते हुए। नेक्स्ट है सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है, तो सेल स्थिरांक होता है जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका L/A। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा N-D कक्षा में। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, C2H5O C2H5। ओके, अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कीटोन अपचयित होकर डेड्रेस एल्कोहल बनाता है, तो कीटोन दोस्तों आपका अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। ओके, द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को कर देता है। अब अम्ल है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल ही करेगा। ओके, तो यहाँ लाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन डेड्रेस के बहुलक हैं, तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों आपके एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, एमिनो अम्ल के बहुलक। ओके, एमिनो अम्लों के बहुलक हैं। नेक्स्ट है मोललता का मात्रक होता है, तो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ओके, ये आपका रहता है। ओके, विलायक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमारा क्या है चालकता कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चालकता। ओके, नेक्स्ट है आर्गेनियस समीकरण के द्वारा डेड्रेस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब आर्गेनिक समीकरण आपको बताना है, तो आर्गेनिक समीकरण याद रखिएगा, और ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन रेगिस्तान में भी है और आपका क्या है एक वाक्य में पूछ लिया जाता है। तो के बराबर होता है AE, और E की पावर क्या होता है आपका कैपिटल E/RT, ये आपका रहता है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारी सही जोड़ी आ जाती है। पहले विशिष्ट चालकता, तो सही जोड़ी में पहला दोस्तों हमारा विशिष्ट चालकता का ये हमारा दिया हुआ है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये पहला हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों RCM, ये इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा इसमें प्लेटिनम धातु हो जाएगी, तो ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जाइसे लवण, तो जाइसे लवण का दोस्तों हमारा कौन है, ये आपका हो जाएगा पहले नंबर का A नंबर का हो जाएगा। फिर कास्ट स्पिरिट होता है, तो कास्ट स्पिरिट आपका क्या कहा जाता है मैथिल एल्कोहल को, ये चौथा हो जाता है। पांचवा हिंस वर्ग अभिकर्मक, ये आपका दिया हुआ हिंस वर्ग अभिकर्मक, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन से डी ब्लॉक के से कौन कौन से तत्व जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, तो आपका Zn हो जाता है, और आपका CD है, और आपका Hg, ये आपके 3 तत्व रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहलाता है, तो ये हमारे दोस्तों फ्रीऑन गैस कहलाती है, तो फ्रीऑन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मिक अम्ल के निर्जीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हमें क्या है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO प्राप्त होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में से किस में संकुचन अधिक होता है, तो राइट आंसर हो दोस्तों आपका हो जाएगा एक्टिनाइड में क्या संकुचन ज्यादा होता है, तो एक्टिनाइड इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जल में मिले विटामिन के लिखिए, जल में कौन कौन से विटामिन मिले होते हैं, तो विटामिन बी और आपका हो जाएगा विटामिन सी, ये 2 आपके जो विटामिन होते हैं ये क्या है जल में मिले होते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है सत्ता सत्य, पहला है ए ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है, ये भी दोस्तों हमारा क्या सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जल में अम्लीय है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य है।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये हमारा क्या असत हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल हमारा प्राथमिक एल्कोहल नहीं है। नेक्स्ट है मेथिल आइसोसाइनेट एक विषैली गैस है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। प्रश्न क्रमांक 6 में से जो हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं 2 अंकीय वाले प्रश्न रहने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी एकदम सिलेक्टेड रहेंगे, सॉल्यूशन के साथ बताते समझाते जाऊंगा। वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। अगर आपने किताब भी नहीं खोली है तो भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। बस जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करना है, और इससे पहले भी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूं उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। तब दोस्तों आपकी क्या है हाफ ईयरली की अच्छी तैयारी हो जाएगी। देख लीजिए हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है विलयन के अणु संख्या के गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। अथवा हमसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल वाला। यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। इस प्रकार का 2 नंबर में तो पूछी जाता है। तो मोलरता पार्ट्स पर मिलियन, साथ ही आपका मोल प्रभाज, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सब के आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो आप क्या है इजिली फॉर्मूला में आपकी वैल्यू आप इसके निकाल के पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। अणु संख्या गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलय का आयनन या संगुणन होता है तो अणु संख्या गुणधर्म क्रमशः अधिक या कम होते हैं। तो आंसर क्या है मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे इस बार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का आपको फॉर्मूला ये होता है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, W भी हमें क्या दिया हुआ है, विलय का आपको भार लिखना है तो 5.85 दिया हुआ है, गुणे 1000 हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका है MB लिखा हुआ, तो जो आपका विलय होता है ओके उसका अणुभार, तो NaCl का अणुभार क्या होता है, तो आपका NaCl का अणुभार होता है 58.5। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा विलायक W मतलब आपका विलायक है, हमारा क्या है यहाँ आपका 250 ग्राम जल है। ओके, तो आपको लिख देना, वैल्यू सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है लवण सेतु के कार लिखिए अथवा में सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। लवण सेतु के दोस्तों आपको कार पूछे जा रहे हैं। लवण सेतु के कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपका कार है कि यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ पूरा करता है। दूसरा है यह विद्युत अपघट्ट विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। तैयार कर लीजिएगा। आगे सेल स्थिरांक के बारे में से पूछा जा रहा है। सेल स्थिरांक क्या है, चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या सेल स्थिरांक कहलाता है। ओके, इसे आपका G और G स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आपका दिया हुआ भी हमने क्या है, इसको ऑब्जेक्ट में भी इसका सेल स्थिरांक का फॉर्मूला देखा था। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, अब मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं उनमें मैंने आपको डिटेल से बहुत ज्यादा समझाया है। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर आपने सभी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए। 1-2 चैप्टर के रह गए हैं, हम क्या है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद कवर कर लेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए अथवा में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको उदाहरण से बतानी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सांद्रता की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। और इस अभिक्रिया का वेग पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या है स्थिर रहता है या एक सा रहता है, ये आपका दिया हुआ है। और आपको उदाहरण के साथ बताना तो ये आपका उदाहरण भी दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, MP बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे नेक्स्ट हमसे क्या पूछे जा रहा है, आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया की दर को हमें परिभाषित करना है। तो ये आपकी दी है रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया की दर, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बारे में होती है। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, तैयार आपको इसे कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 टालेन अभिकर्मक को समझाइए अथवा क्वेश्चन है एल्डिहाइड एवं कीटोन में 2 अंतर लिखिए। तो टॉलेन अभिकर्मक आपको बताना है। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है ये आपका दिया हुआ है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में बना हुआ जो विलयन होता है वो आपका क्या है टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। मेन आपका आंसर केवल इतना ही है, 2 नंबर में पूछे इतना ही आपको बता देना है। बाकी इसके बाद इसका क्या है, आप ये भी आपको समीकरण भी तैयार कर सकते हैं। ओके, 2 नंबर में आपके लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन आपको जो भी अब अभिक्रियाएं पूछे, अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसकी आपको क्या बतानी चाहिए, समीकरण जरूर बताना चाहिए, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये अभी आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे हमसे क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पूछे जा रहे हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिया हुआ एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर आपको इसे तैयार कर लेना है। तो 2 से 3 पॉइंट आपको अच्छे से आपको तैयार रहने ही चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर,
कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ डिटेल से समझना चाहते हैं, कि लाइन समझना चाहते हैं, ओके, तो फिर आपको यह समझकर तैयार करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाइए। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये सब क्वेश्चन आपको बताए थे। अभी तो मैं आपको क्या डायरेक्ट शॉर्ट में सभी क्वेश्चन को आपको बताते जा रहा हूँ, सिलेक्टेड है, तो एक बार में आप जिसे तैयार कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां है, द्विक लवण एवं संकुल लवण में आपको 2 अंतर बताना है। अथवा में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आपका रखा ही रहने वाला है क्वेश्चन, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो और आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो। इसमें क्या किया जाता है, जो आपके उपसहयोगी यौगिक होते हैं इनके आपको क्या नाम बताने पड़ते हैं, ओके, IUPAC नाम आपको बताने पड़ते हैं। चलिए हम दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर आपका ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। MP बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो ये आपका दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है, ओके। कि क्या होते हैं, जो द्विक लवण होते हैं ये यौगिक क्रिस्टल जालक के रूप में ही होते हैं और स्थायी होते हैं, ठोस रूप में ये स्थायी होते हैं, ओके, किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं और विलयन में अवयवी यौगिक भी आयनित हो जाते हैं। जबकि जो आपके संकुल लवण होते हैं ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में क्या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। इन यौगिक का विलयन में आंशिक विलयोजन होता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार करके रखिएगा। इस क्वेश्चन चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए, ओके, 2 अंतर तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो कोई भी हमको क्या है 2 दिए जाएंगे उपसहयोगी यौगिक, उनके IUPAC नाम लिखने के लिए कहा जाता है। मैं आपको सभी यहाँ सिलेक्टेड बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तो आप कोई भी आपको दिया जा सकता है उपसहयोगी यौगिक, तो आप इसे रट तो सकते नहीं है क्योंकि कोई फिक्शन है नहीं है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ओके। इनके रूल होते हैं कि इसका कैसे हम नामकरण करेंगे, क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है लिखने का, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो उपसहयोगी यौगिक वाली आप वीडियो देख लीजिए, चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, वहाँ मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई है कि इसकी क्या मेथड रहता है, क्या नियम रूल रहते हैं, क्या ट्रिक है, वो आप जाकर जो देखिएगा, तो आप फिर किसी भी उपसहयोगी यौगिक का नाम लिख सकते हैं, ओके। बाकी मैं आपको बता दे तो जितने भी इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपके सभी मैंने एक साथ लिख दिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और उसके अलावा भी जो सिलेक्टेड हैं, ओके, तो आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये आपके पहले तो आप अच्छे से रूल वगैरह नियम वगैरह सीख लीजिए, क्योंकि इतने सारे हैं आप रट तो इन्हें सकते नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आप समझ लीजिए और फिर इनकी क्या है प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते ही करते आपको क्या समझ में आने लगेगा। और यहाँ से आपका 100% ये रहता है क्वेश्चन आपके पेपर में आना, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रखा मिलता है, चाहे आप क्या है कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा, हाफ ईयरली हो, बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11वां, संगमर धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, समझाइए। अथवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संगमर धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती हैं, क्यों? चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। संगमर धातुएं क्या होती हैं? अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। ये संगमर तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। संगमर धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकता अधिक स्वतंत्र हो जाती है। अतः ये क्या है, तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अभिशोषित कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जो संगमर धातु होती है उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, तो वो दूसरे जो तत्व होते हैं उन्हें क्या है जगह देते हैं कि आके क्या है अब यहाँ अभिक्रिया कर लोगे, इसलिए क्या ये क्या है अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको लिखना है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमर धातुएं परिवर्ती संयोजकता या फिर विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्यों? ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी आप ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ अनुराग साडी क्लासेस से क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पहले आपको क्या है डिटेल से नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर आपके लिए हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड एग्जाम है, सभी के लिए आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है। मतलब आपकी यह प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे कम समय में। ओके, आगे हम देख लेते हैं। पूरा आपका टाइप मटेरियल रहने वाला है, केवल जो नोट्स होंगे वो आपके हैंड रिटन रहने वाले। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12वां, रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में हमारा क्वेश्चन है ज्यूटर आयन क्या होता है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है। आपको दोस्तों इसमें क्या है रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर बताना इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका रेशेदार प्रोटीन के अणु क्या लंबे धागे के समान होते हैं, जबकि गोलाकार के प्रोटीन इसके अणु क्या शाखा के गोलाकार होते हैं, इसलिए गोलाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन नाम ही सी पड़ा है। ओके, बाकी इसके आगे दो अंतर ये दिए हुए हैं। जो आपके ये दोस्तों ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं, जल में क्या होते हैं अबिले होते हैं, जैसे उदाहरण में केरेटिन। ओके, जबकि
जो आपका गोलाकार जो प्रोटीन होता है दोस्तों, ये आपका क्या है, जल तथा अम्ल, क्षार और लवणों के से जलीय विलयन के साथ क्या विलय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम, ये आपका दिया हुआ है। तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल सिंपल आपके दिया है, अंतर दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको क्या तुरंत याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे जुटर आयन का पूछा जा रहा है, जुटर आयन के बारे में दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। एमपी ओडिज्म 19 में 2 क्वेश्चन आया था, ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तैयार इसे आपको करके रखना है। जुटर आयन के बारे में केवल 2 लाइन आपको तैयार करके रखनी है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, प्रश्न क्रमांक 12वें तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6वें से प्रश्न क्रमांक 12वें तक 2 अंकी वाले प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 13वें से आपके 3 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 अंकी और 4 अंकी वाले प्रश्न रह गए हैं। हम दोस्तों से सेकंड पार्ट में दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता और समझा दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सभी के सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से तैयार करते जाना है, ओके। और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बता दिए उन्हें भी आपको तैयार करते जाना है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं काफी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ अनुराग साड़ी क्लासेस, इसलिए क्या है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।